नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मैं सुबह ईटीवी के हैदराबाद स्टूडियो में था। वहां नरेंद्र मोदी की हवा को राजनीतिक आंधी में बदलते देखा। दिल्ली पहुंचा तो पार्टियां नेताओं की लूटी पिटी दशा सुनामी का एहसास कराने वाली थी। मगर मैं आपको बताऊं, मैंने बदलते भारत को बूझा हुआ था। तभी आज मेरे अखबार नया इंडिया के पहले पेज पर टॉप में मेरा यह लिखा था, आज बदलेगा भारत। और दोपहर 12 बजे तक भारत बदल गया। जनता जनार्दन का आज का फैसला भावना पर नहीं बल्कि ठोस हिसाब किताब और दो टूक मकसद व टारगेट लिए हुए है। यह जनादेश भारत राष्ट्र राज्य का एक ऐतिहासिक मोड़ है। आज से भारत की सोच बदलेगी और हकीकत में आज से ही नरेंद्र मोदी की परीक्षा की घड़ी भी शुरू है। 16 मई 2014 का जनादेश नरेंद्र मोदी की परीक्षा शुरू होने का जनादेश है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके एक प्रचारक की 5 साला परीक्षा और उसकी अग्नि परीक्षा का आगे वक्त है। आजादी के बाद पूरे भारत ने नेहरू को सिर आंखों बैठाया था, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में उम्मीदें जगाई है। उन्हें सभी ओर से सीट और वोट दोनों मिले हैं। आज पूरे दिन आपने सीट और वोट के जो हिसाब सुने थे वे अपनी जगह मतलब लिए हुए हैं, लेकिन असलियत में यह जानना ज्यादा जरूरी है कि इसके पीछे जनता की चाहना के क्या अर्थ है। 16 मई 2014 के जनादेश में ऐसे कई अर्थ दबे हैं जो इस जनादेश को ऐतिहासिक बनाते हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले चुनाव नतीजों के अर्थ बताने वाली गपशप व चुनावी सुर्खियां हैं। शुरुआत चुनावी गपशप से करते हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद कई सूबों में इलाकाई पार्टियों ने काफी बेहतर मुजाहरा किया है, लेकिन इलाकाई पार्टियों के मुजाहरे में एक खास बात कॉमन दिखाई दे रही है। जिन इलाकाइयों ने बीजेपी और मोदी के तई अपना नर्म रुख रखा या जिनके बारे में मीडिया में बहस रही कि वो इंतखाबात के बाद नरेंद्र मोदी को हिमायत दे सकते हैं, वही इलाकाई जीते हैं। और जिनके बारे में ये तशहीर रही कि वो किसी हाल में मोदी या बीजेपी को हिमायत नहीं देंगे, उनका सफाया हो गया। मगरबी बंगाल में बरसर इख्तियार जमात तृणमूल कांग्रेस के बारे में ये माना जा रहा था कि जीतने के बाद वो एनडीए के साथ जा सकती हैं। ऐसे ही जयललिता के बारे में भी माना जा रहा था कि वो नरेंद्र मोदी की दोस्त हैं और वो एनडीए में जा सकती हैं। बीजू जनता दल के रहनुमा नवीन पटनायक के बारे में भी बहस थी कि वो बीजेपी को हिमायत दे सकते हैं। इसी तरह इंतखाबात से कबल शरद पवार की पार्टी ने बीजेपी के तई नरमी के इशारे दिए थे। तभी महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई, लेकिन एनसीपी ने अपनी थोड़ी बहुत बुनियाद बचा ली है और बाकी 3 इलाकाई भी मजबूत हुए हैं। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाले सारे इलाकाई इंतखाबात में साफ हो गए हैं। मुलायम सिंह से लेकर मायावती, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अजीत सिंह, एचडी देवगौड़ा, अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट पार्टियां और नेशनल कॉन्फ्रेंस सब साफ हुए हैं। इनके उलट ममता बनर्जी, जयललिता, महबूबा मुफ्ती वगैरह की सीटें बढ़ी हैं। मुल्क के वोटरों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट नाफिज होने के बाद शुरू हुई जात बिरादरी की सियासत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सभी को साथ लेकर चलने की सियासत करने वाले रहनुमा और पार्टियां कामयाब हुई हैं और सिर्फ बिरादरी और फिरका की बिना पर पोलराइजेशन की कोशिश करने वाले लीडर पिट गए हैं। इसकी मिसाल उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और मायावती से लेकर बिहार में नीतीश और लालू प्रसाद जैसी मंडल की सियासत करने वाली सियासी पार्टियों के सफाये में देखी जा सकती है। मंडल के साथ शुरू हुई सियासत 30 साल के बाद साफ तौर पर बदलती दिख रही है। सभी को साथ लेकर चलने की सियासत की कामयाबी ये है कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने तारीखी जीत हासिल की है। 3 साल हुकूमत करने के बाद भी इक़्तिदार मुखालिफ लहर को काट कर उन्होंने गुज़िश्ता मर्तबा से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। वो ब्राह्मण हैं और उन्होंने किसी एक बिरादरी की बजाय सभी को साथ लेकर चलने की सियासत की। इसी तरह जयललिता भी ब्राह्मण हैं, जिनकी बिरादरी का तमिलनाडु में 2 से 3% वोट है, लेकिन उन्होंने जात बिरादरी की सियासत करने वाली पार्टियों को हरा कर तारीखी जीत दर्ज की है। जात बिरादरी की सियासत करने वाली पार्टियां बीजेपी के साथ होने के बावजूद इंतखाबात नहीं जीत पाई और जयललिता ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। उड़ीसा में नवीन पटनायक 15 साल से इक़्तिदार में हैं और उन्होंने भी इक़्तिदार मुखालिफ लहर को काट कर फिर से बड़ी जीत हासिल की। ये सभी को साथ लेकर चलने की सियासत की कामयाबी है। इससे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में वोटरों ने असल इंतखाबात में इसका इशारा दिया था, लेकिन उसे समझने की बजाय नीतीश, मुलायम, मायावती सब जात बिरादरी की जोड़ तोड़ में लगे रहे और बुरी तरह से पिट गए।
आम इंतखाबात के नताइज नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए कुल हिंद सतह पर मिला मैंडेट है। बीजेपी ने इस नजरिए को भी तोड़ा है कि वो सिर्फ हिंदी पट्टी की पार्टी है और जुनूब व मशरिक में उसका वजूद नहीं है। बीजेपी अपने हिमायतियों के साथ तमिलनाडु में भी जीती है और आंध्र प्रदेश में भी जीती है। केरल में पार्टी के वोट में गैर मामूली इजाफा हुआ है। असम में बीजेपी पहले से थी, लेकिन इस बार उसकी सीटें बढ़ी हैं और उसने अपना वोट बैंक भी मजबूत किया है। असम के अलावा शुमाल मशरिक के दूसरे सूबों में बीजेपी का वोट बढ़ना नरेंद्र मोदी की लहर की वजह से ही मुमकिन हुआ है। बीजेपी के लिए सबसे अच्छा मैंडेट मगरबी बंगाल से आया है। 1999 के इंतखाबात में बीजेपी को बंगाल में 11% वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद मुसलसल उसके वोट कम हो रहे थे और वो सिर्फ एक दार्जिलिंग की सीट पर सिमटी थी। लेकिन इस बार पूरे सूबे में उससे वुसअत हासिल हुई है। ये इस बात का इशारा है कि नरेंद्र मोदी का जादू पूरी तरह से चला है। बांग्लादेशी दरअंदाजों को निकालने का मोदी का बयान कारगर साबित हुआ है। अब आज की चुनावी सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश के चुनावी मूड को बूझ सकेंगे। 16वीं लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने तारीख साज जीत हासिल की है। बीजेपी ने अकेले 272 सीटों का जादुई आदादोशुमार पार कर लिया है। आखिरी नतीजे में बीजेपी को 280 से ज्यादा सीटें मिली हैं और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के मुल्क का अगला वजीर आजम बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस इलेक्शन में बीजेपी ने अब तक का सबसे बेहतर मुजाहरा किया है। इससे पहले बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें 1999 में मिली थी, तब पार्टी को 182 सीटें मिली थी। बीजेपी के क़यादत वाली एनडीए को 330 से ज्यादा सीटें मिली है। कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमट गई है। इतनी सीटों पर उसके रहनुमा को हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा का दर्जा भी नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस क़यादत वाला यूपीए सिर्फ 60 सीटों तक ही पहुंच सका है। कांग्रेस लगभग तमाम रियासतों में साफ हो गई है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी तशहीर के दौरान कहा था कि कांग्रेस को किसी भी रियासत में दहाई के आदादोशुमार में सीटें नहीं मिलेंगी और कई रियासतों में खाता नहीं खुलेगा। उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई है। कांग्रेस किसी रियासत में दहाई में नहीं पहुंची है। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को अक्सरियत मिली है। बीजेपी की हलीफ शिवसेना को 19 सीटें मिली हैं और वो सबसे बड़ी हलीफ के तौर पर उभरी है। बीजेपी वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी नतीजों के बाद अपना पहला रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये हिंदुस्तान की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। नतीजों में बीजेपी को वाज़ेह सबकत मिलने के बाद गांधीनगर में नरेंद्र मोदी ने अपनी मां से मुलाकात की और उनसे दुआएं ली। इस मौके पर उनका पूरा खानदान वहां पर मौजूद था। मोदी की मां ने उनको टीका लगाकर उनको दुआएं दी हैं। नरेंद्र मोदी 2 सीटों से इलेक्शन लड़े थे और दोनों सीटों से जबरदस्त वोटों से कामयाब हुए हैं। मोदी वडोदरा से 6.25 लाख वोट से जीते हैं और वाराणसी में भी उनकी जीत का फर्क 3 लाख से ज्यादा वोट का है। मोदी की अपनी रियासत गुजरात में बीजेपी ने तमाम 26 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। पार्टी के सदर राजनाथ सिंह ने उनको फोन करके जीत पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी फोन करके नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। मनमोहन सिंह कल वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देंगे। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी के सदर के नाते वो शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करती हैं। सोनिया गांधी ने अपने बेटे और पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी के साथ मीडिया को खिताब किया। सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी और हुकूमत के खिलाफ वोट दिया है और वो इस मैंडेट को तस्लीम करती हैं और जमहूरियत में हार जीत होती ही रहती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर नई हुकूमत को मुबारकबाद दी। सोनिया गांधी ने यह नसीहत भी दे डाली कि नई हुकूमत को समाज और मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ने का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं करेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस ने अच्छी कारकर्दगी नहीं की है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। सन 2014 का चुनाव ऐतिहासिक है। पिछले 15 चुनावों की तुलना में आज के जनादेश की कई बातें अभूतपूर्व है। छप्पर फाड़ बहुमत वाला जनादेश कई फर्क लिए हुए हैं। उस नाते पिछले 15 चुनाव बनाम 16वें आम चुनाव के फर्क पर यह खुलासा देखें। सेंट्रल हॉल के नाजरीन ये मानेंगे कि इस प्रोग्राम में आम इंतखाबात 2014 बेबाकी से कवर हुआ। नरेंद्र मोदी का पहला इंटरव्यू मैंने लिया। उत्तर प्रदेश और बिहार में जात बिरादरी के ढहने के मेरे अंदाजे को मैंने बताया। माहिरीन से बहस की। नीतीश कुमार, लालू यादव, माया और मुलायम सिंह गलतफहमियों के शिकार है, ये बार बार बताया। मैंने सहाफत के अपने तजर्बे और सियासी समझ से जंतर मंतर पर उमड़े हुजूम के बाद ये समझा कि तब्दीली होनी है। दिल्ली में बार बार उमड़ा हुजूम अपनी समझ का पैमाना था। तभी दिसंबर के असेंबली इंतखाबात
इंतखाबात में भी मैं सही हुआ। आज सुबह मेरे नया इंडिया अखबार में पहले पेज पर मेरे नाम से ये लिखा था, आज बदलेगा हिंदुस्तान। ऐसी बेबाकी किसी और की हिम्मत नहीं हो सकती है, पर अपना यकीन था कि हिंदुस्तान तारीखी मोड़ पर है। नरेंद्र मोदी ने अवाम की जहनियत को समझकर अपना रोड मैप बनाया हुआ है। आज वो कामयाब हुए तो उन्हें समझने में मैं और ये सेंट्रल हॉल प्रोग्राम भी कामयाब रहा। 16वीं लोकसभा के लिए वोटरों का फैसला 2 टुक है। अवाम ने एनडीए को चुना है, लेकिन अकेले बीजेपी को भी मुकम्मल अक्सरियत दे दी है। जैसे तमिलनाडु के इंतखाबात में इत्तेहाद की जीत के बावजूद अकेले जयललिता को अक्सरियत दी थी, या मगरबी बंगाल में इत्तेहाद के बावजूद अकेले ममता बनर्जी को अक्सरियत मिली थी। बिहार में वोटरों ने अकेले नीतीश कुमार को अक्सरियत के करीब पहुंचा दिया था और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत दी थी। सूबों में जो हो रहा था वो आम इंतखाबात में भी दिखा है। वोटरों ने बीजेपी को अकेले मुकम्मल अक्सरियत दी है। जाहिर है कि वोटरों ने जिस 2 टुक अंदाज में अक्सरियत दी है, उसी 2 टुक अंदाज में उसे फैसले और काम की भी उम्मीद है। ये हिंदुस्तानी वोटरों के ज़हीन होने की अलामत है। उनको लग रहा था कि खिचड़ी हुकूमत काम नहीं कर रही है और उसमें किसी एक पार्टी की जवाबदेही तय करना मुश्किल है, इसीलिए अवाम ने 2 टुक अक्सरियत दी है। असल में ये इंतखाबात अब तक मुल्क में हुए तमाम इंतखाबात से अलग थे। ये इंतखाबात एक शख्स नरेंद्र मोदी पर रायशुमारी की तरह लड़ा गया था। अमेरिकी सदारती इंतखाबात की तर्ज पर ये इंतखाबात हुए थे, जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी थे और दूसरी तरफ कोई नहीं था। इस इंतखाबात में वोटरों को ये कहना था कि वो मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ हैं। तभी ये मैंडेट मुल्क में बहुत कुछ बदलने वाला साबित होगा। ये नतीजे बीजेपी को भी बदलने वाले हैं। बीजेपी में मुत्तहिदा क़यादत की बात और हर फैसले में होने वाली खींचतान अब शायद नहीं होगी। वहाँ भी अब 2 टुक फैसले होंगे। बीजेपी 6 साल इक़्तिदार में रही है, लेकिन अपने बुनियादी इश्यूज पर हमेशा उसका कहना रहा है कि उसके हाथ बंधे हैं, उसके पास मुकम्मल अक्सरियत नहीं है। बीजेपी रहनुमा हर इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत का मुतालबा करते रहते थे। इस बार वोटरों ने उसको मुकम्मल अक्सरियत दी है। तभी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मोदी को पहले दिन से कुछ करके दिखाना होगा। अवाम की उम्मीदें बहुत ऊंची है और तभी पहले दिन से ही एंटी इनकम्बेंसी भी शुरू होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आज आए जनादेश पर चर्चा करेंगे। चुनाव नतीजे ऐतिहासिक महत्व वाले हैं। सवाल है, भारत राष्ट्र राज्य के संदर्भ में इनका क्या मतलब है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर और वेंकटेश केसरी है। वीरेंद्र जी, आजाद भारत के 67 साल के इतिहास में आज के जनादेश को आप ऐतिहासिक संदर्भों में कैसे देखते हैं? क्या अर्थ है? देखिए, चुनाव तो ये 16वां चुनाव है। मैं सोचता हूं कि मतदाता जो था वो थक गया था कोलिशन पॉलिटिक्स से। बीजेपी जैसी पार्टी जिसका फुटप्रिंट बहुत सीमित था, ठीक है, नेशनल पार्टी थी कांग्रेस के साथ मिलके, उसके बाद बीजेपी को अपने दम पे बहुमत मिलना ये बहुत मायने रखता है कि जनता दुखी हो गई थी। वो सो कॉल्ड कंपल्शन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स कि हम आपको पूरा क्लियर मतदान देते हैं, मैंडेट देते हैं, अब आप निभाइए। उस नाते जनता का जनादेश भारत को बदलने का है, भारत को बदलने का है। और वो सरकार जो निकम्मी सरकार थी, महंगाई हो, करप्शन हो, नॉन परफॉर्मेंस हो, पॉलिसी पैरालिसिस, सब मिलके एक ऐसा माहौल बना था। और उसमें देखिए एक पॉजिटिव है, एक ऐसा नहीं कि नेगेटिव भी था। ये एट वंस जो मैंडेट है ये पॉजिटिव भी है मोदी के लिए। मोदी का अपना इमेज कि करप्शन नहीं है गुजरात में, या उनकी अपनी पर्सनल करप्शन नहीं है, और कुछ किया है। देखिए, ऐसा नहीं कि मतलब मोदी के व्यक्तित्व के ऊपर ही ये फैसला है, जनादेश है, या पूरी व्यवस्था को बदलने? मोदी का व्यक्तित्व अपने दम पे इतना मैंडेट नहीं मिला पाता, क्योंकि कांग्रेस ने इतने सेल्फ गोल किए थे पिछले 10 साल में, इतने सरकार निकम्मी चलाई थी, प्रधानमंत्री के ऑफिस को जीरो कर दिया था। वो सब फैक्टर इकट्ठे होके मेरा अपना ख्याल है कि ये बीजेपी को जो मैंडेट है वो उसी लिए है। वेंकटेश जी, आज मतगणना के दौरान आप एआईसीसी, कांग्रेस और रायसीना हिल दिल्ली के सत्ता गलियारों में क्या माहौल है? सत्ता में के जो गलियारे पुराने नेता है, सन्नाटा किस तरह का है? सदमा है या पूरी व्यवस्था बदलने का, या सब कुछ बदलने का? किस तरह का एक रिएक्शन हुआ? वैश जी, ये मायूसी थी सवेरे से। हालांकि कांग्रेस को इसका अंदाजा था कि वो 100 से नीचे आने वाले हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि 3, 4, 5 स्टेट में उनका खाता नहीं खुलेगा। ये पता नहीं था कि महाराष्ट्र जैसा जो सॉलिड स्टेट है वहां उनका एक आएगा। ये पता नहीं था कि आंध्र प्रदेश तोड़ने के बाद ना रायलसीमा
ना सीमांध्रा ना तेलंगाना में उनके हाथ में सत्ता नहीं आएगी। ये सब मिसकैलकुलेशन थे। नहीं तो इस मिसकैलकुलेशन में किसी नेता ने कहीं ये मूड समझ में आया कि 10 साल में कितनी ब्लंडर की थी, कैसा अहंकार था, कुछ ऐसा रियलाइजेशन जिसकी खेती उन्हें अब काटनी पड़ रही है, जिसकी जी अगर आपने पिछले 5 साल में जो असेंबली चुनाव देखे हैं तो 2-3 कर्नाटका छोड़ दीजिए और केरला छोड़ दीजिए, लेकिन सब असेंबली चुनाव में कांग्रेस हार रही है। राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे, उनको अंदाजा था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इतने मार खाएंगे। जी वीरेंद्र जी, उस नाते भाजपा के पुराने दिल्ली के जो नेता सत्ता प्रतिष्ठान से जो जुड़े हुए नेता, वो सदमे में है, हैरानी में, या वो उनको उम्मीद थी? नहीं, मैं सोचता हूं कि सबको नजर आ रहा था कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छी है, लेकिन अडवाणी जी का जिस तरह का रिएक्शन है, या ये तमाम बातें कि एक व्यक्ति का या सुषमा जी हो, इनको भी थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा कि बीजेपी के अंदर जो एक ट्रांजिशन हुई है वाजपेयी और अडवाणी इरा का, वो इरा खत्म। मतलब ये कि बीजेपी भी बदलने के लिए कहा और बीजेपी बदल रही, ये रियलाइज है कि अब जो सेकंड जनरेशन है, वो सेकंड जनरेशन में आपको मानना पड़ेगा, सुषमा जी हों, अरुण जेटली हों, कि मोदी उभर के आए हैं फॉरमोस्ट लीडर, और मोदी की जो छाप बीजेपी में है, मेरा ख्याल है आगे वाले जो बढ़ेगी और बीजेपी बदलेगी, ये भी आप मानते हैं? बीजेपी बदलेगी और बीजेपी में बाकी सबको ये मानना पड़ेगा कि अब जो नंबर 1 लीडर है, स्ट्रीम लीडर है, हालांकि बीजेपी विश्वास नहीं करती है व्यक्तिवाद में, परंतु आप देखें कि मोदी के बिना बीजेपी सिमट के रह जाती है। जी। अब आपके अनुसार केसरी जी, ये जो अभी है, क्या बाकी पार्टियां भी जो जात राजनीति के ऊपर जो निर्भर थी, वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर री इन्वेंट करने की सोचेगी? मतलब क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे जो कि मंडलवादी जो राजनीति का दौर पिछले 30 साल का था, उसमें कुछ रियलाइजेशन होगा कि अब जात के फार्मूले पे नहीं चलेंगे, सर्वजन के ऊपर फैसला हुआ करेंगे। व्यास जी, इस चुनाव का जो मतलब मैं देख रहा हूँ, रीजनल पार्टीज स्ट्रॉन्गर हुई है, उनके लीडर्स। मोदी जी कभी दिल्ली में थे नहीं, जैसा कि D4 या जो भी था बीजेपी के अंदर, वो आज अपने दम के बलबूते यहाँ आए। वहां जयललिता ने अपनी ताकत ले ली, ममता बनर्जी ने ले ली, लेकिन बाकी पार्टियां, बाकी जो छत्रप है, बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां तमाम है, वो तो बहुत खत्म होने के कगार पे। उत्तर प्रदेश और बिहार में, झारखंड ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह 10-15 पार्टियां खत्म हो रही है। बीएसपी का खाता नहीं खुला, मुलायम सिंह 10 के अंदर आ गए, लालू प्रसाद 5 के अंदर रहे, तो ये उनके लिए मैसेज है कि अभी राजनीति मंडल कमंडल से आगे बढ़ गए। वीरेंद्र जी, आपके अनुसार राजनीति का जो तरीके, जो तौर तरीके, वो बदलेंगे नहीं बदलेंगे? देखिए, या ये इसको अपवाद माना जाएगा? बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि मोदी सरकार की परफॉर्मेंस कैसे होती है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो ये जो जातिवाद, जो रीजनल, परफॉर्मेंस से ज्यादा जनता में ये तो है, कुछ भी हो, वादा भी अगर करेंगे परफॉर्मेंस का तो होगा, और जात नहीं होगी, ये तो अपने आप में मैसेज आ रहा। जात आज के दिन, क्योंकि जनता इतनी दुखी थी, जनता चाहती थी कि कोई आदमी आके हमको इनसे, निकम्मी सरकार से, निकम्मी पार्टी जो पावर में, उससे छुटकारा दिलवाए। परंतु खतरा ये है कि अगर जनता की आशाओं को पूरा नहीं कर पाएगी, मतलब और मैं मानता हूं कि मैं मानता हूं कि मोदी खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो जानते हैं और वो बिल्कुल दम लगाएंगे कि ये सरकार अच्छी चलाएंगे, क्योंकि मोदी की नीयत साफ है। मोदी के लिए पर्सनली बहुत कुछ स्टेक पे है, तो ये और मोदी के लिए सबसे अच्छा ये है कि अब जो है वो उनके ऊपर जो बैसाखी की और दूसरों की लेके चलना था, वो खत्म हो गई। तो अब कोई बहाना भी नहीं, अब उनको फ्री हैंड मिलता हुआ लगता है। केसरी जी, आपके अनुसार नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड होता हुआ मिलता हुआ लगता है बीजेपी में, बाकी एनडीए में? फ्री हैंड तो मिल गया उनको, सबने उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट की है। नहीं, लेकिन फिर भी अभी कई किंतु परंतु थे। डॉक्टर जोशी, मुरली मनोहर के साथ में अडवाणी जी और सुषमा स्वराज, तब कई किंतु परंतु करते थे। वो अब स्थिति नहीं होगी, अब उन्हें पूरा फ्री हैंड मिलेगा। इतना हिस्टोरिक मैंडेट के बाद में जो रथ यात्रा निकालने के बावजूद भी नहीं मिला था, जो मंडल कमंडल के एजुटेशन भी नहीं मिला था, समय भी नहीं, जो जेपी मूवमेंट जैसी मूवमेंट नहीं हुई तभी भी नहीं मिला था, जो इमरजेंसी लगी थी तभी भी नहीं हुआ था, उसके बावजूद अगर इतना क्लियर मैंडेट है तो उनको कौन रोक सकता है? नहीं, तो उस नाते आपके अनुसार क्या सचमुच नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा या परीक्षा का दौर अब शुरू हुआ? क्योंकि अब उन्हें उम्मीदें पूरी करनी है। वो वीरेंद्र जी, नेहरू, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई और राजीव गांधी के बाद वो अकेले प्रधानमंत्री है जिनको इतना बहुमत, अपने बूते बहुमत मिल रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। सही बात है, पर
देश बहुत बदल गया है। जब लास्ट टाइम 84 में जब सिंगल पार्टी मेजोरिटी आई थी, राजीव गांधी को मिली थी, तो उन्हें वो मैंडेट गवा दिया था। आपको बहुत आसानी से एकदम गिर गया था, सीटें आई थी। पर मुझे लगता है क्योंकि जागरूकता इतनी बड़ी है, मीडिया का इतना रोल है, 24 आवर्स 100 से ज्यादा चैनल है कि हमेशा जो है सतर्क रहेगी सरकार। और मोदी पे आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं जानता हूं कि खुद ये सरकार का जो प्रिंट रहेगा वो मोदी का रहेगा। और उनको क्योंकि गुजरात के मॉडल को टूल देकर पूरे देश में आए हैं, तो यहां अगर कुछ नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जी केसरी जी, आपके अनुसार एआईसीसी कांग्रेस सर्कल में मोदी के आगे के परफॉर्मेंस, मोदी को लेकर अब चिंता ज्यादा है या किस तरह का माहौल है? व्यास जी, ऐसा है कि अभी कांग्रेस में जो फिलहाल चिंता है कि पार्टी यूनाइट रहेगी क्या, नंबर 1। नंबर 2 ऐसे है कि जिस फैमिली के नाम पे कांग्रेस इकट्ठा होती थी, उनका कहना था कि अगर ये फैमिली नहीं है तो कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर सकती। मोदी जी का ये जो नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो नहीं हुआ। लेकिन फैमिली से उनको मुक्त करना चाहिए था, करना चाहते थे वो, लेकिन ये फैमिली का करिश्मा खत्म हुआ। यानी इस चुनाव में तो पता चला है वो। अब वो कांग्रेस उसके अंदर सोचेगी कि अगर ये गांधी परिवार के नाम पे हम अगर जीत के नहीं आते तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे सवाल वो अपने को बचाने का है या अभी अपने मोदी के कारण आगे पिछले 10 साल की उसको लेकर ज्यादा चिंता है कि कोई जांच वाच या उसको लेकर चिंता है या रियलाइजेशन वो नहीं है अभी? नहीं, पावर पॉलिटिक्स, कांग्रेस पावर पॉलिटिक्स जानती है। तो कांग्रेस को सर्वाइव करना है। उनके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके स्कूल है, कॉलेज है। कैसे सर्वाइव करना ये चैलेंज है, वो चैलेंज है। बाद में असेंबली इलेक्शंस है। अब ये सभी के लिए सभी प्रादेशिक पार्टियां और कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टियों को मोदी ने एक चैलेंज दिया है। अब वो सर्वाइव कैसा करेंगे ये देखना पड़ेगा। इमीडिएट जो इफेक्ट होने वाला है उसका ये होगा कि आप बिहार सरकार, ऐसा नहीं कि मोदी को या बीजेपी को कुछ करना है, अब अपने आप ही उत्तराखंड में कांग्रेस, महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल अब तो ऐसा लगता है कि ये सब जो प्रदेश सरकारें ताजमहल की तरह ढहेंगी, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर गांधी परिवार की पकड़ इतनी कमजोर हो गई है, उनकी जो मॉरल अथॉरिटी है जीरो हो गई है। आज भी आप देखिए, बड़ा दयनीय सीन था कि आप जो है मोदी को नाम नहीं ले रहे हैं। आए स्टेटमेंट पढ़ दी। आज के दिन जब आम वोटर जो वो देखता, टेलीविजन देखता हो, हिंदी का देखता हो, तमिल देखता हो, वो देखता है कि मैं इस लीडर को वोट दूंगा जो आके दो शब्द की स्टेटमेंट टूटी फूटी हिंदी में पढ़ दें और उसके बाद ये भी ग्रेसफुलनेस दिखाइए। और राहुल गांधी आते ही अभी ये बहुत कई तरह के उनको चिंताएं करनी राहुल पड़ेगी। गांधी की ये हरकत के प्रधानमंत्री को इस तरह से उनकी प्रतिष्ठा में कमी करते हैं कि जब डिनर दिया जाता है तो गायब हो जाता है। तो कई कांग्रेस के अंदर अपना रियलाइजेशन होगा। एरोगेंस जो है अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। एरोगेंस जब तक नहीं टूटेगी कांग्रेस में सुधार नहीं। जी वीरेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। केसरी जी, वीरेंद्र जी, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।